तो ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, अब इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। मैंने बताया था सबसे पहले बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल की। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है कि सेल जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जब उस सेल को तुम सर्किट में लगाओगे, जब उस सेल को सर्किट में लगाओगे तो सेल का कुछ पार्ट, सेल का कुछ पार्ट उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाएगा, उसके अपने रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाएगा सेल का कुछ पार्ट। ठीक है, तो जितने के लिए सेल डिजाइंड है, जैसे मान लो सेल 10 वोल्ट के लिए डिजाइंड है, तो सेल जो है सर्किट में 10 वोल्ट सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट का कुछ पार्ट सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने में खर्च हो जाएगा। जैसे मान लो वो 10 वोल्ट के लिए डिजाइंड है और 0.2 वोल्ट उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने में खर्च हो गया, तो वो सर्किट में कितना दे पाएगा? वो सर्किट में दे पाएगा 9.8 वोल्ट। सो जितने के लिए वो डिजाइंड है 10 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और जितना वो एक्चुअली देता है उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ठीक, तो ईएमएफ में से क्या माइनस करो? ईएमएफ में से उतना वोल्टेज माइनस कर दो जो उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो गया। ठीक, हम डिफाइन कैसे करें इसको? हम ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों, जैसे ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करने वाली फोर्स। सेल लगता है सर्किट में, सेल लगता है तो सेल लगने की वजह से तो इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं ना, तो हमने जो सेल का वोल्टेज है उसको ईएमएफ नाम दिया है। इट इज द पोटेंशियल हम ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चों कि ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जब सेल यूज ना हो रहा हो, जैसे ये सर्किट ओपन है, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ है ना, ये ओपन सर्किट है, और ये सेल जो है हमारा, मान लो इस पे लिखा है 9 वोल्ट, ये सेल है 9 वोल्ट का, लेकिन ये ओपन सर्किट में है, तो सेल पे जो वैल्यू लिखी है वो तो उसकी ईएमएफ होती है कि ये इतना देगा, वो तब उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान सकते हैं जब वो यूज नहीं हो रहा कहीं, कि उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं उनकी वजह से उसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट। बट सेल के बीच में ना, हाँ सेल के एंड्स के बीच में, हाँ सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कोने में चले गए, तो वो वाला कॉर्नर पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हो गया, दूसरा वाला पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इस वजह से सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बट जैसे ये स्विच ऑन होगा, अब सेल में से करंट ड्रॉ होने लगा, यानी सेल यूज होने लगा। जैसे ही सेल यूज होने लगता है कुछ पार्ट उसका अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाता है और टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा कम, उतना वो सर्किट में सप्लाई करता है। जैसे मान लो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया,
स्विच ऑन करते ही इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा मान लो 8.8 वोल्ट। तो 0.2 इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने में खर्च हो गया। तो हमने क्या लिखा है कि तब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो ईएमएफ हो गई। ओपन सर्किट मतलब क्या, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल में से कोई करंट ड्रॉ ना किया जा रहा हो, यानी सेल किसी सर्किट में ना हो, स्विच ऑफ हो, ठीक। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस potential difference between the two terminals of a cell in a closed circuit, that is when current is drawn from the cell। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम इसकी देते हैं। अब हम इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं। ये सेल है, इस सेल का ईएमएफ मान लो ई है, इस सेल का ईएमएफ है ई, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। जो मैंने साइड में थोड़ा सा बना दिया है, बट हमें थोड़ी दिखेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस तो वो उसके मटेरियल का है ना, कि जो मेटेलिक बॉडी है, अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, उन सब चीजों का मिला जुला के जो रेजिस्टेंस है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर। बट वो ऐसे बिहेव करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऐसे बिहेव करता है क्योंकि वो बढ़ा रहा है रेजिस्टेंस, है ना। कुछ अब पैरेलल में थोड़ी है, पैरेलल में होता तो फिर इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होता है, इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होता है। मैं कह रहा हूँ कुछ यहाँ ड्रॉप हुआ, बाकी का बचा हुआ यहाँ होगा, किसमें हुए, सीरीज में हुए। तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे सीरीज में हो। तो हम क्या करते हैं कि सेल के साथ इधर या इधर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना देते हैं, ठीक। तो ये पूरा ही सेल है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो ओरिजिनली दूसरे वाले रेजिस्टर के साथ सीरीज में काम करता है। हाँ, और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इस सेल का ईएमएफ है ई, ठीक। अब इसमें से करंट गया, इसमें से करंट गया मान लो आई, ठीक है। करंट कितना गया, करंट गया आई, और आई करंट जो है उसकी वजह से देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है किसी भी चीज के अक्रॉस, आई इंटू आर। तो यहाँ पे कितना करंट है आई, यहाँ पे कितना करंट है आई, और इसका अपना रेजिस्टेंस कितना है आर। तो पोटेंशियल ड्रॉप potential drop across internal resistance, potential drop across internal resistance is I into R। इंटरनल रेजिस्टेंस इतना पोटेंशियल ड्रॉप ले गया, वो खा गया इतना पार्ट ईएमएफ का, तो बचा कितना, यहां से यहां तक
IR तो वहां ड्रॉप हो गया बीच में, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना बचा, मान लो ये भी है सेल के अक्रॉस, यही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोग मान लेते हैं V। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V कितना बचा, E माइनस IR। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बता दो समझ आई कि नहीं आई। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज रिलेटेड टू EMF एज, बहुत लॉजिकल सिंपल कॉमन सेंस की बात है कि ये इतना बचा, इतना दिया था, इतना उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो गया, तो इसमें से ये माइनस कर दो तो पता चल जाएगा इतना बचा, ठीक है ना। और वही ये सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस तो है, बट यही एक्सटर्नल में भी तो होगा ना, इसके अक्रॉस भी तो यही वोल्टेज होगी, क्योंकि ये पॉइंट भी तो A है, यहां से लेकर यहां तक तो कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट भी तो A है और ये पॉइंट भी तो B है। So this is also V, which is, यहां पे क्या रिलेशन है, यहां पे रिलेशन है V इक्वल टू IR। ठीक, अगर मैं इस यहां से I की वैल्यू निकाल लो, एक तो ये हो गई इक्वेशन, एक तो ये हो गई, अब यहां से I की वैल्यू निकाल लो, I की वैल्यू क्या है कि V बाय R, यहां पुट कर दो, ये बनेगा। यहां से हमारे पास ना एक फॉर्मूला आता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये आएगा देखो, ये मान लो इस तरफ चला गया और V इस तरफ आ जाएगा, तो ऊपर आएगा E माइनस V, फिर उसको V बाय R से डिवाइड करूंगा तो V नीचे रह जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल r का फॉर्मूला, अब देखो V दोनों के नीचे ले लो, V इसके नीचे भी ले लो, V इसके नीचे भी ले लो, तो फाइनली फॉर्मूला बचेगा स्मॉल r का E बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला तुमने याद रखना है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ईएमएफ पता हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता हो, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसकी इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये दो इक्वेशंस बहुत काम आती हैं। अब एक यहां समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो चुप रहो, कुछ पूछना है तो बता दो, मैं आखिरी चीज लिखने लगा हूं इस टॉपिक की। जब सेल यूज होता है किसी सर्किट में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग, क्योंकि जब सेल यूज होता है तो डिस्चार्ज होता रहता है ना, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये किसकी इक्वेशंस हैं, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशंस है। ये सेल की डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है। चार्जिंग की इक्वेशन क्या होगी, चार्जिंग की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, चार्जिंग की इक्वेशन क्या होगी, जब चार्ज करते हो तुम किसी सेल को, तुम अपना फोन चार्ज कर रहे हो, तुम कोई टॉय चार्ज कर रहे हो, वैसे भी जो पेंसिल सेल्स आते हैं वो चार्जिंग वाले भी आते हैं, चार्जिंग के लिए अडेप्टर आता है साथ में, तो जब भी हम किसी सेल को चार्ज करते हैं तो होता क्या है, अब देखो सेल तो चार्ज होना है, मान लो सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो जाएगा 1 वोल्ट, सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होना 1 वोल्ट, तो वो तो 9 वोल्ट ही देगा सर्किट में। अब जब तुम उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से चार्ज कर रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से चार्ज कर रहे हो, और जो जिस सोर्स की हेल्प से तुम उसे चार्ज कर रहे हो वो भी 10 वोल्ट का है, तो वो 10 वोल्ट का तुम उसको चार्ज कर दोगे तो वो 9 ही हो पाएगा,
क्योंकि उस 10 में से 1 तो वो खुद अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए खर्च कर देगा। तो अगर हमें पता है कि 10 वोल्ट से तो वो चार्ज होना है और 1 वोल्ट वो खा जाता है, तो हम उसको 11 वोल्ट पे चार्ज करेंगे। पीछे यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किया था, है ना, 9 वोल्ट का, और उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था 8.8, यानी उसके अपने सर अगर इसकी कैपेसिटी 10 है तो वो 11 एक्सेप्ट कैसे करेगा अंदर? नहीं करेगा ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अगर उसकी कैपेसिटी 10 है तो 11 जब लगाओगे तो एक तो खर्च हो जाएगा उसके अपने उस पे इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, और 10 वो यूज कर लेगा जो उसकी कैपेसिटी ठीक है ना। किसी बॉडी को कुछ एक्सटर्नल वर्क करना हो, जैसे तुम्हें एक्सटर्नल वर्क करना है 500 जूल का, तो तुम्हें तुम्हारी बॉडी 50 जूल अपने इंटरनल प्रोसेसेस के लिए यूज करती है, तो तुमसे किसी ने 500 जूल का काम करवाना हो तो तुम कहोगे भाई मुझे 550 जूल का खाना दो, तो 500 जूल 50 जूल तो मैंने अंदर ही खर्च करना है। यही सेल का काम भी है, वो कहेगा 9 वोल्ट पे तो मैं चार्ज होता हूँ, 0.2 तो मेरा खर्च हो जाएगा, तो 9 ही दोगे तो मैं 8.8 हो पाऊंगा, तो मुझे पूरा 9 चार्ज करना है तो मुझे 9.2 दो। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो उस पे ड्रॉप हो रहा है, जितना उस पे ड्रॉप होता है उसे भी ईएमएफ में ऐड करो और फिर वी निकालो। इसमें ये ऐड करके दो, इसमें ये ऐड करके दो जो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस पे वो खर्च करेगा, तो ये ऐड करके इसको दिया, ये तो इसने खर्च कर दिया और इतने से ये चार्ज हो गया। तो इक्वेशन ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एक ही फर्क है, इसमें माइनस का साइन आता है, इसमें प्लस का साइन आता है। ठीक, तो ये इसकी इक्वेशन है, ये इसकी थ्योरी है, छाप लो। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ लिया। अब तीसरी कॉम्बिनेशन है हमारे सिलेबस में एक और, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स जब कंबाइन होते हैं सीरीज और पैरेलल में तो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या मिलता है, देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब बच्चों दो सेल ऐसे लगा दो, ये हो गई सेल की सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लेते हैं
हमेशा जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ लिख लेते हैं, मेन वाला जो हर डेरिवेशन में यूज होना है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है ना। इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। अब यहाँ पे 3 पॉइंट पकड़ लो। ए, बी और सी, 3 पॉइंट आ गए। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ये वाला पॉइंट, ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है तो करंट तो सेम होगा दोनों में, ऐसे। करंट तो दोनों में सेम होगा, आई मान लो। तो वी ए बी जो होगा वो होगा E1 माइनस आई R1, और इसमें वी बी सी E2 माइनस आई R2, ठीक। और वी ए सी, इनको ऐड कर दो। वी ए सी होगा वी ए बी प्लस वी बी सी, इसको पुट करो। ऐसे लिख दिया, फिर थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, E1 प्लस E2 पहले लिख दिया, माइनस आई R1 प्लस R2 बाद में लिख दिया, आई कॉमन लेके। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो और इस इक्वेशन से कंपेयर करो, क्या ये दोनों मिलती जुलती नहीं है? ए से लेकर सी तक का वोल्टेज, ए से लेकर सी तक का रेजिस्टेंस, ए से लेकर सी तक का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 तो आएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो ये देखो कंपेयर करो। अगर मैं मान लूं अगर मैं मान लूं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो, उसका नाम हम कुछ मान लें कि इक्विवेलेंट, अगर मैं मान लूं कि इन दोनों सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो है ई इक्विवेलेंट, तो ए से सी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी हम कोई ऐसी इक्वेशन एक्सपेक्ट करते हैं, वी ए सी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, इससे मैच करके। तो देखो वैसी ही तो आई है, वी ए सी की जगह वी ए सी है, आई की जगह आई है, आर इक्विवेलेंट की जगह R1 प्लस R2 है, मतलब जो होना चाहिए था। यानी कि जो बचा यही तो ई इक्विवेलेंट होगा, यही तो ई इक्विवेलेंट होगा। मतलब जब दो सेल्स को सीरीज में लगाते हो इस तरीके से, तो उनकी ईएमएफ सेट हो जाती है। तो तुम्हारे पास कम वोल्टेज का सेल है, तुम्हें ज्यादा चाहिए, तो उनको सीरीज में लगाओ, जैसे कि हम लोग लगाते हैं रिमोट कंट्रोल में, टॉयज में, एक के पीछे एक 3 सेल लगे किसी टॉय में, एक के पीछे एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे लगता है ना। तो क्या होता है, अब 1.5 वोल्ट का सेल है वो छोटा, अब टॉय चल रहा है हमारा मान लो 4.5 पे, तो वो चलेगा 3 सेल से, तो सीरीज में हमने लगा दी। हर एक वैल्यू का सेल थोड़ी बनाएंगे हम, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, तो हमने फिक्स वैल्यू के बना रखे, भाई 1.5 का है, 3 का है, 9 का है, तुम्हें जैसा चाहिए सीरीज में लगा के ऑब्टेन कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है जैसे रिमोट में ऐसे सेल लगे हैं, तो वो अंदर से कनेक्शन वैसा ही कर देते हैं, जैसे
देखो ये अंदर है, ये कनेक्शन अंदर है, ये कनेक्शन अंदर है, तो ये सीरीज में ही हो गए। वो डिजाइन ऐसा जगह बना बचाने के लिए वो ऐसा करते हैं, ये सीरीज में ही तो हो गए ना। ये जो ये वाला पार्ट होता है सेल का, ये पॉजिटिव होता है, तो ये सेल्स ऐसे तो आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। जैसे ये है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तभी तो ऐसा होता है कि एक सेल उल्टा लगता है, एक सीधा लगता है, एक उल्टा लगता है, एक सीधा लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये दोनों टर्मिनल पास है तो डिजाइन बचता है, वरना दोनों सीधे लगाने हैं तो अंदर से ऐसा कनेक्शन कर दो, फिर दोनों सीधे लग सकते हैं। पर ऐसा डिवाइस, आई थिंक फायर टीवी का जो रिमोट है, फायर स्टिक का, उसमें दोनों सेल्स ऐसे लगते हैं सीधे, बाकी सब में उल्टे ही लगते हैं, तो उन्होंने अंदर से ऐसा कनेक्शन कर रखा होगा। इसीलिए तो तुम रिमोट में अगर दोनों सेल सीधे लगा दो तो रिमोट काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज अगर पोलैरिटी ऐसी हो, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स आपस में जुड़े हों या दोनों के नेगेटिव टर्मिनल्स आपस में जुड़े हों, तो ईएमएफ हो जाती है ईएमएफ प्लस होने की बजाय माइनस हो जाती है। बड़े वाले में से छोटे वाले का ईएमएफ घटा दो, जैसे बड़े वाले का है 5, छोटे वाले का है 2, तो 5 माइनस 2 3 वोल्ट तब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, 3 वोल्ट तब भी मिलेगा। बट क्या है कि रिमोट में हमारे पास जो दोनों सेल्स हैं वो दोनों ही 1.5 के हैं, तो जब तुम उनको ऐसे ही लगा देते हो, दोनों को ऐसे लगा देते हो, रिमोट काम नहीं करता, क्योंकि 1.5 माइनस 1.5 जीरो। रिमोट को कितना चाहिए काम करने के लिए? 3, तभी तो 2 सेल लगते हैं। तो कहीं से तुम मान लो ये 4.5 का है और ये 1.5 का है, तब उल्टा लगा दोगे तो चलेगा, लेकिन तुम 4.5 का इस साइज का सेल लाओगे कहां से? ठीक है, तो ये फंडा होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले याद रखो इक्विवेलेंट ईएमएफ का। ऐसे केस में E1 प्लस E2 और ऐसे केस में E1 माइनस E2। अब करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, छाप लो। ये दो सेल्स लगे हैं पैरेलल में। अब ये पैरेलल में लगे हैं तो पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है, तो मान लेता हूं मैं पोटेंशियल तो V है, यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल तो V है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल हो गया V। लेकिन जो करंट आ रहा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा।
जो करंट आ रहा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1 I2, और फिर से ज्वाइन हो गया, यहाँ पर आके फिर से ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। I जो है वो I1 प्लस I2 होगा, ये जो I आ रहा है ये I1 प्लस I2 होगा, और I की वैल्यू जरा इस इक्वेशन से निकाल लो। इस इक्वेशन से I की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इस इक्वेशन से I की वैल्यू आएगी E माइनस वी अपॉन आर। तो फिर I1 क्या होगा? इस वाले करंट की बात करूं, देखो I है E माइनस वी अपॉन आर, V तो दोनों में सेम है, V दोनों का सेम है, E डिफरेंट है, R डिफरेंट है, तो I1 की वैल्यू होगी E1 माइनस वी बाय R1 और E2 माइनस वी बाय R2। ठीक है, ये I1 और I2 की वैल्यू हो गई। हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, वही जो हमने सीरीज में किया था। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी तो हमने देखना है इसकी जगह क्या बच रहा है, तो इसकी जगह जो बच रहा होगा वही ई इक्विवेलेंट होगा। चलो कोशिश करते। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से स्टेप्स कर रहा हूं मैं। ये इन दोनों में से v कॉमन आया, यहाँ पे ये बचा, फिर इसको एलसीएम लिया, इसको उधर भेज दिया, i इधर आ गया। अभी तक इतना किया है बस हमने। अभी हो गया बस। हमें जब ये इक्वेशन चाहिए तो इसमें v इस तरफ चाहिए ना, तो इधर सिर्फ v रखना है हमने, बाकी सब इधर शिफ्ट कर दो। ये वाला पार्ट हमने उधर शिफ्ट कर दिया, इसमें ये इससे कैंसिल हो गया, बचा v इक्वल टू ये। अब देखो कंपेयर कर पा रहे हैं हम, पहले तो ये देखो ये दोनों रेजिस्टर्स तो पैरेलल में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और I के साथ वो होना चाहिए।
वही है, देखो I के साथ है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, V की जगह V है, तो फिर जो बचेगा वही तो E इक्विवेलेंट होगा। देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला होता है दो सेल्स के लिए, याद रखना दो सेल्स के लिए, दो से ज्यादा पे कौन सा अप्लाई होगा वो भी बताऊंगा, ये दो सेल्स के लिए E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये नोट करो, अभी आगे बात करनी है। ये इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला है फॉर टू सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फॉर n सेल्स n सेल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, n सेल्स के लिए फॉर्मूला है E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। ये n सेल्स के लिए फॉर्मूला होता है, इसको डिराइव नहीं करना है, डिराइव हमने टू सेल्स वाला ही करना है, बट हमने इसको याद रखना है कि n सेल्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला। टू सेल्स का लगाओगे इस पे तो यही आ जाएगा, यहीं तक लगाओगे ना, यहां तक लगाओगे सिर्फ तो यही फॉर्मूला आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ये n सेल्स का है, ठीक। अब देखो अगर सारे सेल्स एक जैसे हों, मान लो सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, सारे सेल्स का ईएमएफ ई है और सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, तो मान लो दो सेल हमने आइडेंटिकल पकड़े और उनको हमने पैरेलल में लगा दिया, तो देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा ई आर प्लस ई आर अपॉन आर प्लस आर, दैट इज 2 ई आर अपॉन 2 आर, 2 से 2 कट गया, आर से आर कट गया। इक्विवेलेंट कितना आया ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ आया ई, वो तो एक सेल का भी था, तो दो सेल्स को पैरेलल में लगा के हमें क्या फायदा हुआ, देखो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम ही रहता है ना, तो अगर सबका ईएमएफ सेम है तो ऑब्वियसली दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज तो वही होगा, है ना। जैसे
इसका ईएमएफ है ई, इसका ईएमएफ है ई, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है ना, दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम होना ही था। तो अगर दोनों हैं, 2 हैं, 3 हैं, 50 हैं, सबका ईएमएफ सेम है, तो जो तुम्हें नेट ईएमएफ मिलेगा वो भी उतना ही होगा जो एक का है। तो फिर हम आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे क्यों? हमें तो नुकसान हुआ, क्योंकि 2 सेल्स हैं मेरे पास, एक का ईएमएफ ही है, उसको भी मैं सर्किट में यूज करता मुझे ई मिलता, 2 को पैरेलल में लगा दिया तब भी मुझे ई मिला। तो मैं आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाऊंगा क्यों? मैं आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगाऊंगा इंटरनल रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? अगर मैं एक ही सेल लगाता तो उसका ईएमएफ होता ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता आर। 2 सेल्स मैंने पैरेलल में लगाए, ईएमएफ तो तब भी ई है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 सेल्स है ना आइडेंटिकल पैरेलल में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। इसी तरीके से 3 सेल्स है, ईएमएफ तो ई रहेगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा R/3, कम होता जा रहा है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फायदा है। फॉर n cells which are connected in parallel, E equivalent तो E ही रहेगा, लेकिन R इक्विवेलेंट हो जाता है R/n। तो इस चीज की वजह से हम आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलल में लगा लेते हैं। लेकिन अगर सेल्स आइडेंटिकल नहीं है और हमें कोई पर्टिकुलर ईएमएफ चाहिए तो फिर इस फॉर्मूले से हमें वो मिल जाती है, तब तो पैरेलल में लगा ही सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन करें। सर 2 मिनट लिखने दो। हाँ लिख लो। ये सर्किट दिया है, क्वेश्चन है फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ऑफ 4 वोल्ट। 4 वोल्ट वाले सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, टर्मिनल इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V E माइनस IR। इसका E कितना है? इसका E है 4, इसका स्मॉल r, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.3 ओम।
हमें आई नहीं पता ना, तो अगर हम आई निकाल लें तो फिर हम इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। आई कैसे आएगा बच्चों, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा 10 वोल्ट 6 + 4, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.2 + 0.3 0.5 + 9.5 0.5 + 9.5 यानी कि 10। यानी कि इस सर्किट का R इक्विवेलेंट 10 ओम है और E इक्विवेलेंट 10 वोल्ट है, तो फिर इस सर्किट में करंट कितना होगा, बाय ओम्स लॉ सर्किट में करंट कितना होगा, सर्किट में करंट होगा 1 एम्पियर का। आ गई बात खत्म। V = 4 - I × R। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 वोल्ट सेल इज 3.7 वोल्ट। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आगे डिस्कस करेंगे, थोड़े एक दो बड़े उठाएंगे। तो ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की सेल्स वाली डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तुम खुद ट्राई करने की कोशिश करना इन क्वेश्चंस को। एक एक्सरसाइज तुम्हें मिलेगी छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से और क्वेश्चंस कराऊंगा ट्यूसडे को, और फिर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, बाय बाय। Thank you, sir.